हेलो छात्रों, आज मैं कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल विषय के अंतर्गत पाठ 3 जल संसाधन। जैसे कि जल के बारे में आप लोग भली भांति से परिचित हैं कि जल का रंग कैसे होता है, नीला होता है। हमारी पृथ्वी है, यानी ग्लोब को क्या कहते हैं, पृथ्वी का प्रतिरूप कहते हैं। तो ये पृथ्वी है। तो प्यारे छात्रों, इसमें आप देख रहे होंगे कि नीला रंग सबसे अधिक दिखाई दे रहा है। तो नीला रंग का मतलब क्या हुआ? जल। ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी में सबसे अधिक आपको क्या दिखाई दे रहा है? नीला रंग, यानी कि जल। तो मेरा कहने का तात्पर्य प्यारे छात्रों ये है कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है, परंतु उपयोग के लायक अलवणीय जल कम मात्रा में उपलब्ध है। अलवणीय जल में की जो प्राप्ति होती है वह सतही अपवाह या भौम जल, यानी कि भौम जल का मतलब होता है भूमिगत जल से हमें क्या होता है? प्राप्त होता है। अलवणीय जल माने जिस जल को हम क्या कर सकते हैं? पी सकते हैं, खा सकते हैं, अपने उपयोग में ला सकते हैं। तो उस जल को हम क्या है? सतही अपवाह से या भूमिगत जल या भौम जल के माध्यम से हम उसको क्या कर सकते हैं? हमें प्राप्त होता है। जल नवीकरण व पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा प्राप्त होता है, और सारा जो जल है तो वो सारा जल जलीय चक्र में गतिशील होता है। यानी कि वर्षा हुई, वर्षा का जल हमारी पृथ्वी पे आया, कुछ नदी नालों के द्वारा बह करके समुद्र में गया, और कुछ क्या हुआ? भूमि के द्वारा क्या हुआ? अवशोषित हुआ, जो बाद में हमें क्या होता है? भौम जल या भूमिगत जल के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से समुद्र से क्या होता है? वाष्पीकरण के माध्यम से, जल वाष्पीकरण के माध्यम से ऊपर गया, बादल बने, बादल से फिर वर्षा हुई, फिर इस प्रकार से एक क्या है? ये पूरा जो जल है, एक जलीय चक्र में पूरा जल क्या है? गतिशील होता है। प्रिय छात्रों, आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि हमारी पृथ्वी पर 3/4 भाग पर जल है, और जल नवीकरण योग्य संसाधन है। फिर भी विश्व के अनेक देशों में या विश्व के अनेक क्षेत्रों में जल की क्या रहती है? कमी कैसे रहती है? यहाँ तक कि यह भी भविष्यवाणी हो चुकी है कि 2025 तक 20 करोड़ लोगों को जल की क्या हो सकती है? कमी हो सकती है। अब आइए हम जल दुर्लभता पर भी थोड़ा चर्चा करते हैं। देखिए, यह आश्चर्य की बात है कि पृथ्वी की 3/4 भाग क्या है? जल से घिरा है। जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था कि हमारी पृथ्वी में क्या है? पूरा क्या है? नीला ही रंग आपको दिखाई दे रहा है, अधिक मात्रा में नीला रंग दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि 3/4 भाग पर क्या है? जल है। और जल नवीकरणीय संसाधन होते हुए भी वर्तमान में जल की जो दुर्लभता है उसके संबंध में हम बात कर रहे हैं कि वो दुर्लभता क्यों हो रही है। वो इसलिए हो रही है कि जल का उचित प्रबंधन नहीं है, उचित वितरण की व्यवस्थाएं नहीं है, और जनसंख्या में दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है? वृद्धि होती जा रही है, जिसके कारण क्या हो रही है? प्रत्येक व्यक्ति को जल की कमी जल की क्या होती जा रही है? कमी होती जा रही है, और जल की दिन प्रतिदिन क्या है? मांग में वृद्धि होती जा रही है। और जल दुर्लभता को यदि हम साधारण यानी कि सामान्य अर्थ में कहें कि जल प्राप्त करने के
लिए कठिन परिस्थितियों का सामना करने की दशा को जल दुर्लभता कहते हैं। कि जल को प्राप्त करने के लिए जो कठिन जो परिस्थितियां हो रही है, आपने देखा होगा कि टीवी में, अखबारों में या अपने घरों में भी देखा होगा कि जल के लिए मीलों दूर हम क्या करते हैं कि कई 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर क्या है अपने बाल्टी और उनको बाल्टी हैं या डिब्बे हैं उनको लेकर के हम क्या है कई किलोमीटर दूर क्या है जल को लेने के लिए जाते हैं। यदि टैंकों के माध्यम से जहां पानी आता है लाइन लग जाती है तो जल की क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है, देखिए जल दुर्लभता की खराब गुणवत्ता के कारण भी हो सकते हैं। जल की जो कमी हो रही है, जल में जल की जो दुर्लभता हो रही है वो किसके कारण भी हो सकती है, जल की खराबी के कारण। आपने देखा होगा कि हमारे जितने क्या है कल कारखाने हैं और उसके बाद हम जल का जो उपयोग हम क्या गाड़ियों को धोने में करते हैं या खेत और खलिहानों में जो जल का भी अधिक मात्रा में बर्बादी होती है, और जो हमारे क्या होते हैं घरेलू जो वॉश बेसिन है या शिविर का जो पानी है, इस प्रकार से नदी नालों के माध्यम से वो जल क्या होता जा रहा है, प्रदूषित होता जाता है। और खेतों में हम क्या है कई कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करते हैं, उससे भी जल क्या हो जाता है, जल के जो जल में अवगुण पैदा हो जाते हैं। तो कल कारखानों के जो क्या रासायनिक जो हमने कीटनाशक जो दवाइयों का प्रयोग किया था कृषि उर्वरकों के द्वारा, जल भी क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि गाय भैंस यदि कुछ मर जाते हैं तो इस प्रकार से लोग नदी या नालों में या नदियों में क्या है उसको क्या करते हैं, शिविर का पानी इत्यादि हम क्या है नदी नालों में बहा लेते हैं, जिससे वो जल क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, जिससे जल की कमी हो जाती है। अब उसके बाद अगला आता है वर्षा जल संग्रह। कि वर्षा का जल हम क्या करेंगे, संग्रहित करेंगे, उसको हम अपने उपयोग के लायक किस प्रकार से बनाएंगे। देखिए कि प्राचीन भारत से ही जल संग्रह की उत्कृष्ट जलीय निर्माण ढांचा कई मिले हैं। पुरातत्व विभाग के द्वारा जब इनकी खोज की गई तो प्राचीन समय से हमारे देश में है क्या मिले हैं, इस प्रकार के प्रमाण मिले हैं कि वर्षा के जल को क्या के तालाब बनाए गए, झील बनाए गए, इस प्रकार से जल का संरक्षण कर दिया गया और पारिस्थितिकीय परिस्थितियों और उनकी जल की आवश्यकता अनुसार वर्षा जल या भौम जल या नदी जल या बाढ़ जल का क्या है संग्रह के अनेक तरीके प्राचीन समय से ही क्या थे, विकसित थे। जैसे कि देखिए कि हमारे जो पहाड़ी और पर्वतीय जो क्षेत्र हैं वो उन क्षेत्रों में क्या होता है, गूल और कूल का उपयोग किया जाता था। नदी की जो धारा है उस धारा का जो मार्ग है उस मार्ग को बदल करके वहां से हम क्या है गूल और कूल के माध्यम से क्या है सिंचाई के लिए जल को प्राप्त करते थे। यानी कि गूल और कूल क्या होता है, पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में जल की वाहिकाओं को हम क्या कहते हैं, गूल और कूल कहते हैं। इसी प्रकार से क्या होता है कि राजस्थान में भी छत वर्षा जल संग्रह, राजस्थान के लोग क्या करते थे कि जो उनकी क्या होती थी, जो छत होती थी उस छत का वो क्या है, उस छत से वो वर्षा के जल को क्या करते थे, राजस्थान में इस प्रकार से छतों का क्या किया जाता था, वर्षा के जल को संग्रहित किया जाता था। और छत वर्षा का जल छत के माध्यम से, इस पाइपलाइन के माध्यम से वो क्या करते थे, भूमि के अंदर उनके क्या बनाए जाए, भूमिगत टैंक बनाए जाते थे, जिनको क्या कहते हैं, टांका। राजस्थान में उनको टांका कहते थे। और इसके द्वारा क्या किया जाता था, हैंडपंप के माध्यम से जल का पुनर्भरण किया जाता था, जल को पुनः प्राप्त करते थे। ये उनकी मकानें होती थी, मकान
कि जो क्या होती थी, उनकी छत थी, इन छतों की दीवारों को वो क्या करते थे, ऊंचा करते थे, और वर्षा का जो जल होता था और उस जल को वो पाइप के माध्यम से यहाँ भूमिगत वो क्या बनाते थे, अपने घर के आंगन में या मकान के अंदर ये बड़े बड़े कमरों के आकार के क्या बनाए जाते थे, भूमिगत टैंक बनाए जाते थे। उनको राजस्थान में टांका कहा जाता था। और वो बाद में जब क्या ग्रीष्म ऋतु होती थी, ग्रीष्म ऋतु के समय वो क्या है, इस हैंडपंप के माध्यम से क्या करते थे, जल का पुनर्भरण करते थे, या कुएं के माध्यम से जल का पुनर्भरण किया जाता और वर्षा के जल का वो क्या करते थे, संरक्षण करते थे। अब उसके बाद क्या होता था, राजस्थान में इस प्रकार से वो क्या है, अपने छत का उपयोग वर्षा के जल का संरक्षण और जल का संग्रह करते थे। और पश्चिमी बंगाल में बाढ़ जल वाहिकाएं बनाई जाती थी, और इसी क्रम में जैसे जैसलमेर राजस्थान में भी क्या होता था, खादीन और जोहड़ नाम की कीर्तियों के माध्यम से जल का संरक्षण किया जाता था। राजस्थान के जो अर्ध शुष्क जो प्रदेश थे, उन प्रदेशों में जो अभी चित्र मैंने आपको बताया कि छत का प्रयोग किया जाता था, टाँके बनाए जाते थे, और उन टाँकों को हम क्या कहते हैं, भूमिगत जो टैंक होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, टाँके कहते थे। और भूमिगत जो जल होता था, उस जल से हम क्या, उस जल का उपयोग हम ग्रीष्म ऋतु में उसका उपयोग करते थे। उसके बाद जल संरक्षण के भी ये तरीके थे राजस्थान वालों के। उसके बाद देखिए जल संरक्षण, कि जल संरक्षण क्या होता है। जल एक अमूल्य प्राकृतिक संसाधन है जिसका संरक्षण करना नितांत आवश्यक है। आइए हम जल संरक्षण की कुछ विधियों के बारे में जानते हैं, जिसमें नंबर 1 विधि क्या है कि जल के बारे में जन जागरण पैदा करना, कि जल की आवश्यकता, जल की कीमत, जल के बारे में लोगों को समझाया जाए कि जल कितना अमूल्य संसाधन है। नंबर 2 कि जो बागवानी है, जो वाहन की धुलाई होती है, और जो शौचालयों और जो हमारे वाश बेसिन होते हैं, उनमें हम जल का कम से कम मात्रा में क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। नंबर 3 जल संरक्षण के जो उपाय हैं कि जलाशयों की, जो हमारे जलाशय हैं, उन जलाशयों को प्रदूषण से हम क्या करेंगे, उनको मुक्त रखेंगे, यानी प्रदूषण से हम उनको बचाएंगे। चौथा क्या है, जो टूटे जल पाइप लाइन है, तुरंत उन पाइप लाइनों की हम क्या करेंगे, मरम्मत करेंगे। और छठा कि जल जो संभरण जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में हम बृहद रूप में क्या करेंगे, वृक्षारोपण करेंगे, ताकि वहां पे जल पुनर्भरण हो सके। छठा आता है कि कृषि में जल की बर्बादी को हम क्या करेंगे, रोकेंगे, जिससे हमें क्या हो सकता है, जिससे जल का संरक्षण हो सके। और अगला हमारा जो टॉपिक होगा कि हमारे देश में दिन प्रतिदिन जो है जल की कमी क्यों हो रही है, जल की कमी में दिन प्रतिदिन वृद्धि क्यों हो रही है। देखिए नंबर 1 कारण उसका यह है कि हमारे देश में जल की कमी क्यों हो रही है। नंबर 1 कारण यह है कि हमारे देश में उचित देखभाल नहीं है, यानी जिसके कारण जल क्या होता जा रहा है, प्रदूषित होता जा रहा। आपने देखा टीवी समाचार माध्यमों से आपने सुना होगा और देखा होगा कि गंगा कितनी मैली हो चुकी है। गंगा एक्शन जो प्लान भी बनाया कि गंगा को हम क्या करना है, नमामि जो गंगे हैं, विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाई गई कि गंगा को हम क्या रखें, स्वच्छ रखें, स्वच्छ और निर्मल रखें। कि वैसे ही गंगा यमुना का हाल है कि वहाँ क्या वो गंगा और यमुना का जो जल है वो पीने के लायक नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, वो जल क्या हो चुका है, बहुत ज्यादा प्रदूषित हो चुका है। तो उस जल को स्वच्छ बनाने के लिए, प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं और गंगा एक्शन प्लान भी बनाया गया है। दूसरा
देखिए, तीव्र मूसलाधार वर्षा से क्या हो रहा है कि जल नष्ट होता है। तीव्र मतलब अत्यधिक तेज जो वर्षा होती है उससे क्या हो जाता है कि भूस्खलन होता है, और भूस्खलन के माध्यम से मूसलाधार जो वर्षा होती है वो मिट्टी, कंकड़, पत्थर, विभिन्न प्रकार के जो अवशिष्ट जो पदार्थ होते हैं, जीवाश्म इत्यादि क्या हो जाता है उसमें घुल मिल जाते हैं। वो जल क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है और वो उपयोग के लायक नहीं रहता है। इसलिए जल की भी क्या हो रही है, भारत में कमी होती जाती है। तीसरा कारण क्या है कि भारत में दिन प्रतिदिन जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही है, और जिसके कारण क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को जल की क्या होती जा रही है, कमी होती जाती है। अगला आता है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं और समन्वित जल प्रबंधन उपागम। जल उपागम देखिए, प्राचीन काल से ही सिंचाई के लिए पत्थरों व मिट्टी के द्वारा जो होता है बांधों का, जलाशयों का, झीलों का सिंचाई के लिए क्या किया जाता था, उपयोग किया जाता था। स्वतंत्रता के बाद समन्वित जल संसाधन प्रबंधन उपागम पर आधारित जो है नदी घाटी परियोजनाओं का विकास प्रारंभ हुआ, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत की मंदिर भी कहे हैं। देखिए, इन बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कहा गया था। देखिए, परंपरागत जो बांध थे, बांध नदियों व वर्षा के जल को इकट्ठा करके बाद में इस जो वर्षा नदियों का जो जल है, वर्षा का जो जल है, बांध बना करके नदी का जल, वर्षा के जल को क्या किया गया था, इकट्ठा किया गया था, और बाद में इस जल का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद जो है इसमें क्या है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के माध्यम से इन बांधों का बहुत सारे उद्देश्यों के लिए इन बांधों का क्या किया गया, विकास किया गया। आइए, वो कौन से बहुउद्देशीय है, वो कौन से उद्देश्य हैं जिनके माध्यम से इन बांधों का विकास होता गया। देखिए, नंबर एक उद्देश्य नदी घाटी परियोजनाओं का नंबर एक उद्देश्य क्या है, जल विद्युत उत्पादन। जल विद्युत उत्पादन के लिए इन नदी घाटी परियोजनाओं का विकास किया गया। नंबर दो क्या आता है, जल की आपूर्ति के लिए, बाढ़ पे नियंत्रण किया जाता है, मनोरंजन के उद्देश्य के लिए, मछली पालन उद्देश्य के लिए, आंतरिक नौ संचालन के लिए, सिंचाई के लिए, नहरों का निर्माण और भूमि क्षरण पर नियंत्रण के लिए इन नदी घाटी परियोजनाओं का विकास किया गया, और उद्योग धंधों का विकास करना, और दलदली जो भूमि है उस भूमि को क्या है, सुखा करके मानव उपयोग के लायक उनको बनाना। अब आता है बांध। अब देखिए, बांध का अर्थ होता है जलाशय, और बांधों का जो वर्गीकरण है वह संरचना के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर और उद्देश्य के आधार पर बांधों का वर्गीकरण किया गया है। यदि हम संरचना के आधार पर बांधों का वर्गीकरण करते हैं तो उसमें नंबर एक आता है लकड़ी के बांध, और तटबंध बांध, तटबंध बांध और पक्का बांध। ये संरचना के आधार पर तीन प्रकार के बांध होते हैं। ऊंचाई के अनुसार बांध भी तीन प्रकार के होते हैं, बड़े बांध, मुख्य बांध या नीचे बांध या मध्यम बांध। उसके बाद आता है भारत में जो नदी घाटी जो परियोजना है, जो बांध बनाएगी, जो डैम बनाएगी, उनमें से मुख्य जो बांध है नंबर एक जो है कि भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल जो बांध बनाया गया है वो सतलज नदी पे बनाया गया है, पंजाब में है। और सरदार सरोवर जो बांध नर्मदा नदी पे उड़ीसा राज्य में बनाया गया है। हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पे उड़ीसा राज्य में स्थित है। तुंगभद्रा नदी पे कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पे जो कि पहले आंध्र प्रदेश में था, अब तेलंगाना में है। और टिहरी बांध भागीरथी नदी पे उत्तराखंड राज्य में स्थित है। रिहंद बांध रिहंद नदी पे बनाया गया है और यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमावर्ती क्षेत्र में यह स्थित है। सलाल प्रोजेक्ट जो कि चिनाब नदी पे बनाया गया है जम्मू कश्मीर राज्य में।
गांधी सागर बांध चंबल नदी पे बनाया गया मध्य प्रदेश में। फिर उसके बाद कोयना बांध जो है कोयना नदी यानी कि नदी पे बनाया गया महाराष्ट्र राज्य में बनाया गया। कोल डैम सतलज नदी पे बनाया गया जो कि हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद बांधों से कुछ क्या होती है, हानियां भी होती हैं कि इन परियोजना व बांधों से नदियों का जो प्राकृतिक जो बहाव है उस नदी में वह क्या हो जाता है, अवरुद्ध होता है। और बाढ़ के कारण मैदानों में इनसे वहाँ पर उपलब्ध जो प्राकृतिक जो वनस्पति है वह और जो उपजाऊ जो मिट्टी है वह क्या हो जाती है, उस उपजाऊ मिट्टी की परत जल में क्या हो जाती है, डूब करके वह उपजाऊ मिट्टी और वहाँ की जो वनस्पति है वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। स्थानीय जो समुदाय है, स्थानीय समुदाय को विस्थापन का कष्ट उठाना पड़ता है। जैसे आपने नर्मदा आंदोलन आपने सुना होगा, टेहरी बांध का आंदोलन आप लोगों ने सुना होगा कि वहाँ पे विस्थापन की मांग हुई थी। तो प्यारे छात्रों, इस प्रकार से जल संसाधन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को इसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई होगी। धन्यवाद।